हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक के नाम है एकक कोष्ठिका विमा संबंधी गणनाएं, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयविक कणों की नियमित व्यवस्था होती है और वो नियमित व्यवस्था 3 डायमेंशन में होती है। तो हम लोग बताएं आपको कि एकक कोष्ठिका भी 3D में होता है। ठीक है, जब 3D में है आपको याद कीजिएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपको हम इसकी भुजाएं माने थे ए बी सी। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये 3D में होता है एकक कोष्ठिका तो फिर हम एकक कोष्ठिका का आयतन निकाल सकते हैं। यानी एकक कोष्ठिकाओं के विमाओं की सहायता से आप एकक कोष्ठिका के आयतन की गणना कर सकते हैं। और कोई भी एकक कोष्ठिका वास्तव में वो परमाणुओं से बनी होती है। जब परमाणुओं के आप केंद्रों को मिलाते हैं तो एक 3D संरचना जनरेट होती है। तो एकक कोष्ठिका में परमाणु होते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे परमाणुओं का। तो द्रव्यमान मालूम है और आयतन निकाल सकते हैं, तो हम एकक कोष्ठिका का घनत्व भी निकाल सकते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व की भी गणना कर सकते हैं इस टॉपिक की सहायता से। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ क्रिस्टल या ठोस का घनत्व, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल और सॉलिड। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ना है, चाहे वो एससीसी है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक बात बताइएगा, अगर हम बोलें कि यूनिट सेल क्यूबिक हैं, ठीक है, यानी क्यूबिक यूनिट सेल हैं, तो क्यूब का आयतन तो जानते हैं, घन का आयतन भुजा क्यों, क्योंकि इसमें सभी साइड्स क्या होते हैं, सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप आयतन जानते हैं और आपको निकालना क्या है, घनत्व। तो अब पढ़े हैं ना फॉर्मूला, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में क्या, आयतन। तो बताइए ये तो आप निकाल सकते हैं, क्यूब का आयतन भुजा क्यों। अब द्रव्यमान कैसे निकालिएगा, ये तो एक ज्यामिति है, लेकिन यह ज्यामिति वास्तव में परमाणु द्वारा बनी है। तो यार बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैं, तो सोचिएगा थोड़ा ध्यान से, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैं, तो इसमें केवल परमाणु कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे ना। तो जब परमाणु केवल कॉर्नर पर होंगे तो सोच के बताइए, ये 8 कॉर्नर के मिलाकर इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। इसका मतलब कि इस यूनिट सेल में परमाणु 1 है, इस यूनिट सेल में परमाणु कितना है, 1 है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, अगर बीसीसी है तो बीसीसी में आपको हम बताए थे कि परमाणु कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो हम बताए थे आप लोगों को कि परमाणु 8 कोनों पर होते हैं और 8 कोनों के अलावा कहाँ पर होते हैं, केंद्र में होते हैं। तो 8 कोनों को मिलाकर परमाणु की संख्या 1 होती थी और केंद्र में एक परमाणु, तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, 2। जब कोई धातु परमाणु विशिष्ट ज्यामिति में है और उसका घनत्व निकालना हो तो आयतन तो यही होगा, घन का आयतन। भुजा क्यों, आयतन क्या होगा, भुजा क्यों। जरा बताइए, अब द्रव्यमान चाहिए तो मान लीजिए कि सोडियम, हम बोले आपसे कि सोडियम बीसीसी ज्यामिति में पाया जाता है। किस ज्यामिति में पाया जाता है, बीसीसी।
इसका मतलब कि एक यूनिट सेल बनाने में सोडियम कितने परमाणु की आवश्यकता होगी? 2। तो सोडियम की जब 2 परमाणु की आवश्यकता होगी तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान तो आप जानते हैं 23 होता है, 23 AMU। तो यहां जब 2 परमाणु होंगे सोडियम के 2 परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 23 × 2 46। तो बताइए इस तरह से आप द्रव्यमान भी तो बता सकते हैं यूनिट सेल का द्रव्यमान, क्योंकि यूनिट सेल किससे बनी है? परमाणु से। तो परमाणुओं की संख्या देख लीजिएगा और गुणे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान देख लीजिएगा। जैसे BCC है तो बताइए इसमें परमाणु की संख्या 2 और एक परमाणु द्रव्यमान 23, तो हम बोल दिए 46। अगर हम आपसे बोले कि चलिए सिल्वर FCC ज्यामिति में है, तो जब सिल्वर FCC में है तो आप सोच कर बताइए कि इस एक यूनिट सेल में सिल्वर के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। सिल्वर के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। तो बताइए जब सिल्वर के परमाणु की संख्या 4 होगी तो बताइए इसका द्रव्यमान निकट कोई हमसे पूछे सिल्वर के एक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सिल्वर के एकक कोष्ठिका में सिल्वर के 4 परमाणु हैं, तो परमाणुओं की संख्या 4 और एक परमाणु का द्रव्यमान सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान होता है 107.8 AMU। तो बताइए ये इतना द्रव्यमान जो है वो वास्तव में FCC के एक यूनिट सेल का है। तो जरा बताइए आप यूनिट सेल का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। ये निर्भर करता है कि उस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, कौन से परमाणु इस प्रकार की ज्यामिति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो परमाणुओं के नेचर पर निर्भर करेगा। तो जैसे कि क्षार धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपको BCC ज्यामिति में पाए जाते हैं। तो भाई BCC ज्यामिति में पाए जाते हैं तो इनका द्रव्यमान समान हो सकता है? नहीं, ये निर्भर करता है कौन सा परमाणु। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 23 × 2 कर दीजिएगा। अगर पोटेशियम को बोल दिया जाए कि BCC ज्यामिति में पाया जाता है तो पोटेशियम का तो परमाणु द्रव्यमान 39 होता है, तो 39 × 2 करना पड़ेगा ना आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये निर्भर करता है कि धातु परमाणु किस यूनिट सेल में व्यवस्थित है। ठीक है, अगर इसमें है तो उसमें परमाणु संख्या 4 होगा, इसमें है 2 होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ सिल्वर था तब तो यहाँ 107 लिखे थे, अगर गोल्ड होगा तो कुछ और लिखेंगे, कॉपर होगा तो 63.5। इसका मतलब क्या हुआ कि हर यूनिट सेल का द्रव्यमान निर्भर करता है कि वो किस धातु से वो यूनिट सेल निर्मित है। ठीक है, तो आइए अब हम बता रहे हैं आपको एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो देखिएगा एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गुणे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। जैसे हम बोले कि कॉपर FCC में है, हम बोले आपसे कि कॉपर FCC में है, देख 63.5 एक कॉपर का द्रव्यमान। FCC में तो परमाणु संख्या कितना है? 4। तो बताइए एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हमको मिल जाएगा। तो अगर हमको एकक कोष्ठिका के विमा से संबंधित हम एकक कोष्ठिका की आयतन की गणना कर सकते हैं, तो फिर हम एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान भी गणना कर सकते हैं। और जब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं तो द्रव्यमान हमको मिल गया, आयतन मिल गया, तो हम उसका घनत्व भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना कर लेते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। माना X किरण विवर्तन से ज्ञात एकक कोष्ठिका, रुकिए, एकक कोष्ठिका कैसी हो? घनीय ना, इसको लिखते हैं घनीय क्रिस्टल में। कि हमारे सिलेबस में घनीय क्रिस्टल ही पढ़ना है। माना एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई स्मॉल a, ठोस पदार्थ का घनत्व T, ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, जैसे कॉपर है 63.5, सिल्वर है 107.8, तो यहाँ मोलर द्रव्यमान कैपिटल M मान लेते हैं, कैपिटल A है। तब
घनीय क्रिस्टल में बोलिए क्रिस्टल कैसा है? घन के आकार का है ना। तो बताइए तो जब एकक कोष्ठिका घन के आकार का है तो एकक कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा? एकक कोष्ठिका मतलब घन का आयतन। बताइए एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर लिख सकते हैं भुजा क्यू। ठीक है, यानी घन का आयतन। बताइए एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालिएगा बताइए हमको? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान आपको निकालना है तो निर्भर करता है कि एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी है। जैसे अगर SCC है तो उसमें तो एक ही परमाणु होगा तो एक परमाणु का द्रव्यमान। BCC है तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2। तो 2 गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान जितना हो। FCC है तो उसमें परमाणु संख्या कितनी होगी? 4। तो 4 गुणे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो लिख सकते हैं कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या चलिए इसको हम कैपिटल Z ही मान लेते हैं। एक कोष्ठिका में परमाणु संख्या गुणा कितना? प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m मान लेते हैं। एक बात बताइएगा, हम पूछेंगे यहां पर हम माने हैं मोलर द्रव्यमान। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान होता है 1 मोल का द्रव्यमान। 1 मोल मतलब समझते हैं एवोगैड्रो संख्या के बराबर कण होंगे। तो मोलर द्रव्यमान बराबर हम बोले आपसे मोलर द्रव्यमान पढ़े हैं आप लोग फर्स्ट ईयर में। मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान। तो बताइए 1 मोल में कितने कण होते हैं? तो अवोगैड्रो संख्या गुणे प्रत्येक का द्रव्यमान। तो अवोगैड्रो संख्या को लिख सकते हैं Na इंटू प्रत्येक का द्रव्यमान m। तो बताइए मोल द्रव्यमान किससे आप लोग डिनोट किए थे? कैपिटल M से। तो कैपिटल M बराबर आप लिख सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन ही नहीं है? बोलिए अगर होगा तो बता देते हैं आपको। अगर मान लीजिए कि हम 1 दर्जन में जानते हैं 12 वस्तुएं होती हैं, उसी तरह रसायन शास्त्र में 1 मोल में अवोगैड्रो संख्या के बराबर कण होते हैं। तो अगर हम बोले आपसे कि 1 दर्जन पेंसिल का द्रव्यमान, तो 1 दर्जन पेंसिल का द्रव्यमान बताइए। तो अगर यहाँ हम बोले 1 दर्जन पेंसिल का द्रव्यमान तो 1 दर्जन बराबर कितनी पेंसिल? 12। तो 12 गुणे 1 पेंसिल का द्रव्यमान। 1 पेंसिल द्रव्यमान जितना हो निकाल लीजिए, 12 से गुणा कर दीजिए तो 1 दर्जन पेंसिल का द्रव्यमान आ जाएगा। उसी प्रकार मोलर द्रव्यमान होता है 1 मोल का द्रव्यमान। तो जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तुएं, उसी तरह 1 मोल में अवोगैड्रो संख्या के बराबर, अवोगैड्रो संख्या के बराबर गुणे 1 का द्रव्यमान कितना मान लिए हैं? स्मॉल m। अब बताइए आप स्मॉल m, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। कैपिटल M बराबर Na इंटू स्मॉल m। अब हम लोग एकक कोष्ठिका का, अच्छा स्मॉल m बराबर क्या लिख सकते हैं आप? कैपिटल M डिवाइडेड बाई Na। बताइए एकक कोष्ठिका का घनत्व कैसे निकालिएगा? एकक कोष्ठिका का घनत्व, चूंकि एकक कोष्ठिका का घनत्व D बराबर लिख सकते हैं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई एकक कोष्ठिका का आयतन। बताइए एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लिखिए? कोष्ठिका द्रव्यमान, एक कोष्ठिका में परमाणु संख्या Z। आइए हम लोग अब इसे
सांकेतिक रूप में लिखते हैं। तो डी बराबर, बोलिए एक क्वेश्चन का द्रव्यमान कितना है, जेड इंटू एम बाई ए क्यू। एक क्वेश्चन कहता है क्या है, ए क्यू। बताइए तो स्मॉल एम का मान पुट कर देते हैं। स्मॉल एम बराबर क्या है, कैपिटल एम बाई एन है। तो डी बराबर लिख सकते हैं जेड कैपिटल एम, एन ए कहाँ चला जाएगा, देखिए तो नीचे ना, एन ए इंटू ए क्यू। लीजिए ये आपका एक कोष्ठिका का घनत्व कहिए या ठोस से क्रिस्टल का घनत्व कहिए। इस फॉर्मूला से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स हिंट्स दे रहे हैं आपको, मिटा दे, सुनिएगा। हिंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। देखिए जब भी आपको किसी ठोस का घनत्व पूछेगा, क्रिस्टल का घनत्व पूछेगा, एक कोष्ठिका का घनत्व पूछेगा, तो एक बात ध्यान दीजिए, कुछ चीज वो नहीं देगा। जैसे इसमें देखिए 5 राशि हैं, डी है, जेड है, कैपिटल एम है, एन है, ए है, लेकिन इसमें देखिए हमेशा 2 ही दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, एक पूछ देगा, 2 नहीं भी दे सकता है। क्या हो सकता है कभी कभी सवाल में 3 भी दे दें, लेकिन क्या क्या आप इसमें से नोन है तो बता रहे हैं आपको। बताइएगा जेड फॉर SCC। तो ये जेड क्या है, प्रति कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो SCC में बताया है ना परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। तो अगर सवाल में कहीं SCC लिखा है तो वहां पर आपको जेड अपने मन से कितना रख देना है, 1 रख देना है। अब बताइए जेड फॉर BCC कितना रख दीजिएगा, 2। बताइए जेड फॉर FCC कितना रख दीजिएगा अपने मन से, 4। अब बताइए तो इसमें एवोगैड्रो नंबर का मान तो आप जानते ही हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। 1 मोल का होता है ना, तो यहाँ मोल इनवर्स लिख लीजिएगा। बताइए तो यहाँ Na जानते हैं आप, जेड जानते हैं, अब बचा कैपिटल एम, ए और डी। तो 2 दे दिया और 1 पूछ देगा, या ये 2 दे दिया 1 पूछ देगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पर आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आप एक्सप्रेशन निकाले हैं ना वो आयनिक कंपाउंड के घनत्व के लिए नहीं निकाले हैं, ये केवल धातुओं के लिए है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यौगिक का सूत्र एवं संपूरित रिक्तियों की संख्या। सुनिएगा ध्यान से, जब हम आपको निविड संकुलित संरचनाएं बताए थे लेक्चर नंबर 7 में, तो जब बताए थे कि गोला के निविड संकुलन से HCP या CCP, जिसको आप FCC भी बोलते हैं, संरचनाएं निर्मित होती हैं, तो 2 तरह की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, एक अष्टफलकीय रिक्ति और दूसरा चतुष्फलकीय रिक्ति। और वहां देखिएगा एक फॉर्मूला भी आपको हम लिखे हैं कि निर्मित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर निविड संकुलित गोलों की संख्या। उस पर एक क्वेश्चन भी दिए थे 1 2 3, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स उसका आंसर भी भेजे थे सही। तो हम आपसे बताए थे, जैसे कि पूछे थे कि FCC में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि FCC के 1 यूनिट सेल में गोलों की संख्या 4 होती है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी 4 होगी, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 होगी, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला लिखे हैं कि माना कि निविड संकुलित गोलों की संख्या इक्वल टू कैपिटल N, फिर बोले होंगे अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कैपिटल N और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2N। तो एक
बात बता रहे हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। आयनिक ठोस में जो निविड़ संकुलित संरचना बनता है उसमें ऋणायन जो हैं, जो बृहद होते हैं ऋणायन, वो निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं, और धनायन छोटे होते हैं तो रिक्तियों में भरते हैं। बस समझे, जो ऋणायन है वो निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं, और जो आपको धनायन है वो रिक्ति में भर जाते हैं। तो सभी चतुष्फलकीय रिक्तियां या अष्टफलकीय रिक्तियां अध्यासित नहीं होती, मतलब नहीं भरती हैं। ठीक है, सभी चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियां अध्यासित नहीं होती है। तो यौगिक का जो सूत्र होता है वो जानते किस पर निर्भर करता है? चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियों के अध्यासित होने वाले अंश पर, कि कितना अध्यासित हुआ उस पर निर्भर करता है। पूरा तो अध्यासित होगा नहीं, तो जितना अध्यासित होगा उस पर जो है यौगिक का रासायनिक सूत्र या यौगिक का सूत्र निर्भर करता है। ठीक है, तो लिख दे। हाँ, तो कुछ देर पहले आपको हम बताएं कि अगर कण किसी भी प्रकार से संकुलित हो और SCP या CCP संरचना बनाए, तो आपको बताया ना कि जो निविड़ संकुलित कणों की संख्या होती है, अगर हम उसको कैपिटल N माने तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कैपिटल N होता है, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या तो 2N होता है। फिर आपको बताए थे कि आयनिक ठोस में जो बृहद आयन होते हैं, समानांतर ऋणायन होते हैं, वो निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। ठीक है, और जो लघु आयन होते हैं, मतलब समानांतर धनायन, वो रिक्ति में भरते हैं। कुछ देर पहले आपको बताए हैं सभी चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियां अध्यासित नहीं होती हैं, मतलब धनायन द्वारा सभी चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियां अध्यासित नहीं होती हैं। तो फिर इसके आगे लिखें, किसी दिए गए यौगिक में, किसी दिए गए यौगिक का सूत्र चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियों के अध्यासित होने वाले अंश पर निर्भर करता है, मतलब कितना भाग उसका अध्यासित हुआ है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है यौगिक का सूत्र।